सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अफजल मौजम। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची डिफेंस में कार में पुरअसरार धमाका हुआ है। कार बम धमाके के बाद असल हकायक सामने ताहाल नहीं आ सके हैं। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकात जारी है। ताहाल धमाके की नवैयत के असल हकायक सामने नहीं आ सके हैं। तो ये धमाका हुआ है और इस वक्त तहकीकात जारी हैं। कराची डिफेंस में कार में पुरअसरार धमाका हुआ। कार बम धमाके के बाद हकायक मालूम करने के लिए जो है वो पुलिस की कोशिशें जारी हैं, जबकि पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकात जारी है और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं जाए वकुआ से, लेकिन धमाके की नवैयत अभी तक सामने नहीं आ सकी है। उधर कराची के इलाके इकबाल मार्केट में और सैराब गोट में पुलिस की कार्रवाइयां और इकबाल मार्केट से स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असलहा और मनशियात भी बरामद की गई हैं। सैराब गोट से बड़ी मिकदार में छालिया भी है जो पकड़ी गई। एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार किया गया तो कार्रवाई की गई है सैराब गोट से, जहां पर बड़ी तादाद में छालिया बरामद हुआ है, जबकि एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। इकबाल मार्केट से स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस 2 मुल्जिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। असलहा और मनशियात भी उनसे बरामद की गई हैं। 2 मुल्जिम जो हैं गिरफ्तार किए गए, जबकि बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया है। शराब गोट से भी बड़ी मिकदार में छालिया पकड़ी गई है। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को लाहौर के इलाके डिफेंस में हादसा पेश आ गया। आसिफ, अहलिया और 2 बच्चियां शदीद जख्मी हो गई हैं। चारों जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यानी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर आसिफ की गाड़ी को हादसा पेश आया तो जाने जो हैं बच गई हैं, अलबत्ता जख्मी बताए जा रहे हैं अस्पताल सराय के मुताबिक। और ये भी कहा जा रहा है कि तेज रफ्तारी से जो है ये हादसा पेश आया, लेकिन यानी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार कार से बचते हुए क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को ये हादसा पेश आया। और ये भी कहा जा रहा है कि हालत खतरे से अलबत्ता बाहर है और 2 बच्चियां भी थी उनके साथ और इसके साथ साथ उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। और लाहौर में अब मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना हो चुका है मुकम्मल तौर पर लाजमी। चलाने वाला भी और पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा और इसका पाबंद भी होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आज से कार्रवाई भी होगी। इब्तदाई तौर पर मॉल पर इसका इत्तलाक होगा। मजीद बात करते हैं नदीम खालिद से। नदीम, बताएगा आज से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद पर जो है वो हेलमेट पहनना पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या कहना है शहरियों का, कब से इसका जो कानून है उस पर अमल दरामद होगा? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1 दिसंबर से लाहौर में डबल हेलमेट पहनना लाजमी था। अगर 2 सवारियां बैठी हुई है तो जो ड्राइवर है सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि साथ जो राइडर है उसके लिए भी ये लाजिम होगा कि वो भी हेलमेट पहने। और डबल हेलमेट की 2 दिन मज़ीद एक्सटेंशन CTO लाहौर की तरफ से दी गई थी और आज के रोज़ से बाकायदा तौर पर डबल हेलमेट पहनना लाजमी हो गया है। जो सबसे पहले जिस इलाके में ये अमल नाफिज किया गया है वो मॉल रोड का इलाका है, जहाँ से इसका इतलाक हो चुका है और शहरियों के लिए लाजिम है कि वो डबल हेलमेट यहाँ पर पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम मॉल रोड पर मौजूद है। यहाँ पे बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन तक ये बात अभी उनके इल्म में नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो जितने भी मोटरसाइकिल सवार देखे हैं किसी ने भी डबल हेलमेट नहीं पहना हुआ। इसी तरह जिस तरह जुर्माने होना शुरू होंगे और चालान होंगे, मार रोड पर ये इसका इतलाक हो चुका है। मार रोड पर आने वाले जो शहरी हैं उनके लिए ये खबर है कि आज से जो भी इस पर आएगा डबल सवारी के साथ उसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। और इसी तरह ही जो ख़वातीन हैं उनका भी ये कहना है कि उनके लिए भी ये मुश्किल है कि वो भी हेलमेट पहने। उनको ये वेट लगता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बुजुर्ग शहरी हैं उनका भी इस पर तनकीद करना था। उनका कहना था कि सिर्फ एक जो चलाने वाला उसके लिए तो लाजिम है, लेकिन सेफ्टी के लिए चूँकि ये ऐलान किया गया, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं कि दोनों के लिए लाजिम होगा कि वो हेलमेट पहने। और इसका माल रोड पर इतलाक तो हो चुका है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक शहरियों तक ये खबर शायद नहीं पहुँची।
ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आएंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मिनरल वाटर कंपनियों की जानिब से ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने, लाहौर में बिल बोर्ड उतारने से मुतालिक आज खुद नोटिस, पंजाब मेगा प्रोजेक्ट और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की हालत जार से मुतालिक केस की समाअत भी आज होनी है। तो आपको आगाह करेंगे, आज अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात ज़ेर समाअत आ रहे हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट मिनरल वाटर कंपनियों की जानिब से ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने, लाहौर में बिल बोर्ड उतारने से मुतालिक आज खुद नोटिस, जबकि पंजाब मेगा प्रोजेक्ट्स और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों की हालत जार से मुतालिक केस की समाअत भी आज होनी है। और खबर दें आपको कि गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्त दायर की है और दरखास्त गुजार का कहना है कि गवर्नर हाउस सकाफती विरसा है, दीवारें नहीं गिरानी चाहिए। तो दरखास्त दायर कर दी गई है। गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का ये मामला है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और इस मामले को चैलेंज कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्त दायर की है। और रवां साल मई में अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में वाक़े एक हाई स्कूल में होने वाली फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले 10 बच्चों के वालिदैन ने फायरिंग करने वाले लड़के के वालिदैन के खिलाफ अमरीकी अदालत में पिटीशन दर्ज करवाई है। उन वालिदैन में पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख के वालिदैन भी शामिल हैं। सबीका के वालिदैन ने पिटीशन में फायरिंग करने वाले 17 साल लड़के के वालिदैन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने बेटे की जहनी कैफियत जानते हुए भी उसे कानूनी तौर पर असलहे तक रसाई दिलवाई। 17 साल सबीका एक्सचेंज स्टूडेंट थी जो टेक्सास में पढ़ने गई थी। उनके घर वापस आने में तकरीबन 20 दिन रह गए थे जब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग का ये वाक़या पेश आया था अमेरिका में और मुतादिद ऐसे कई वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। और इसी हवाले से आपको बताएं कि रवां साल भी एक वाक़या पेश आया मई में, जब अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में वाक़ एक हाई स्कूल में फायरिंग हुई। और पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील से मुतालिक वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। बरतानी मीडिया के मुताबिक ब्रेक्जिट डील से मुतालिक लेबर पार्टी की हिकमत अमली आ चुकी है। शेडो ब्रेक्जिट सेक्रेटरी का कहना है कि पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील मंजूर न हुई तो तहरीके अदम एतमाद लाएंगे और आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया जाएगा। तो आपको बताएंगे ब्रेक्जिट का मामला है। पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील से मुतालिक वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। बरतानी मीडिया के मुताबिक ब्रेक्जिट डील से मुतालिक लेबर पार्टी की हिकमत अमली आ चुकी है और शेडो ब्रेक्जिट सेक्रेटरी का कहना है कि पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील मंजूर ना हुई तो तहरीके अदम एतमाद लाएंगे और आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर भी दिया जाएगा। सुषमा स्वराज की तनकीद पर शाह महमूद कुरैशी का अंदाज एक बार फिर नपा तुला रहा। कहा करतारपुर का तारीखी इकदाम अच्छे यकीन के साथ उठाया है और इस अच्छे इकदाम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन खुदा के लिए ऐसे वक्त में गुगली नहीं यार मारा करें। भारतीय वज़ीर खारजा का फिर वही अंदाज, वही तर्ज तकल्लुम, न अमन की कोशिशों से कुछ लेना देना, न खित्ते की तरक्की की फिक्र। गुज़िश्ता रोज सुषमा स्वराज ने फिर बयान दाग दिया। शाह महमूद के बयान के जवाब में बोली कि आप सिख बरादरी के जज्बात का एहतराम नहीं करते बल्कि सिर्फ गुगलियां खेलते हैं। वाज़े करना चाहती हूँ हम आपकी गुगली के जाल में नहीं फंसेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अंदाज फिर पुराना। सुषमा स्वराज के तल्ख जुमलों के जवाब में नपा तुला रवैया। अपनी ट्विटर पैगाम में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिख भाइयों की दरीना ख्वाहिश के तनाजुर में हमने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया। हमने ये तारीखी इक़दाम अच्छे यकीन के साथ उठाया है और इस अच्छे इक़दाम को आगे बढ़ाएंगे। फिर धोखेबाजों से वही यकीन की बात, फिर मतलब परस्तों से अच्छे की उम्मीद। आखिर कब तक हम ये समझते रहेंगे कि हम साए में बैठे लोग इकट्ठे रहना चाहते नहीं, इन्हें सिर्फ एक घुमंड है, बड़ा होने का और बड़ा बनकर रहने का। माजी में सरहदें बंद कर देने और ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुतालबा करने वालों को क्या हुआ?
बार बार भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन खुदा जाने हुकूमत कब समझेगी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। क्यों हमारा प्राइम मिनिस्टर तिजारत चाह रहा है ऐसे मुल्क के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है? मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले वाघा बॉर्डर को बंद करें। क्यों आपने वाघा बॉर्डर खुला रखा हुआ है? अरे अरे ठहरिए जनाब, मोहतरमा शीरी मजानी की ये घनगरज वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए है। साबिक हुकूमत की भारत के साथ रवाबत की बहाली की कोशिशें शीरी मजारी को एक आंख न भाई, इसीलिए तो उन्होंने नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी लफ्जी गोलाबारी का निशाना बनाए रखा। मुझे ये समझाएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर कैसे तुर्की में कहते हैं हम तो तिजारत चाहते हैं हिंदुस्तान से, और भाई जब हिंदुस्तान आपके लोगों को शहीद कर रहा है रोज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्रॉस द वर्किंग बाउंड्री, तो आप तिजारत करना चाह रहे हैं। शीरी मजारी तो शीरी मजारी उनके कप्तान भी नवाज हुकूमत को भारत नवाज करार देने में आगे आगे रहते थे। कश्मीर में मजालम पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इमरान खान का गरज चमक के साथ बरसना आम बात थी। नरेंद्र मोदी साहब जब एक कौम फैसला कर लेती है अपनी आजादी का, बम और टैंक और फौजें कभी भी उनको रोक नहीं सकती आजादी पाने से। लेकिन लगता है वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, क्योंकि अब तो नया पाकिस्तान बन चुका है। हर तरफ अमनो आतिशी के नारे लगाए जा रहे हैं, तभी तो बार बार ठुकराए जाने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भारत को दोस्ती की ऑफरें करते नहीं थकते। लगता है कि हर मौके पर ही यू टर्न लेना हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं ने अपनी पॉलिसी ही बना लिया है, लेकिन हमें ऐसी दोस्ती कबूल नहीं जिसके लिए हम अकेले ही मरे जा रहे हों। और अब मौसम की बात करते हैं। कराची में सुबह सवेरे और शाम में सर्दी बढ़ जाती है, खुनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि दिन में मौसम खुश्क और गर्द आलूद रहेगा। मजीद महकमा मौसमियात वाले क्या कहते हैं ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा समीन नवाज। समीन नवाज बताएगा इस वक्त शहर का टेम्परेचर क्या है और महकमा मौसमियात क्या बताते हैं टेम्परेचर के हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का शहर क़ायद के हवाले से यही कहना है कि जिस तरह से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से कराची में भी अब दिसंबर के आगाज़ में मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है। नवंबर के आखिर में कोई ख़ास ठंडक महसूस नहीं की जा रही थी, लेकिन इस वक्त कराची में सुबह के वक्त अच्छी खासी खुनकी होती है, जबकि रात में मगरिब के बाद से ही ठंडक बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है और रात गए तक मौसम खासा सर्द हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवाएं भी जो हैं वो खासी ठंडी चल रही हैं। सुबह के वक्त तो खासी सर्द हवाएं चल रही थी जो कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मशरक़ी सिमत से चल रही हैं। और इस वक्त शहर का टेम्परेचर जो है, जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दिन भर में मौसम जो है वो थोड़ा सा खुश्क रहेगा, जबकि सुबह के वक्त में खुनकी बहुत ज़्यादा थी और 77% हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा था, जो कि अब दिन के औकात में थोड़ा सा कम हो जाता है और खुश्की की थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है। गर्द आलूद मौसम दिन के टाइम पर रहेगा, जबकि शाम में मौसम सर्द होना शुरू हो जाएगा और सूरत हाल इसी तरह से दिसंबर के महीने में कराची में ठंडक में बस इसी तरह की सूरत हाल रहती है कि सुबह में और शाम में थोड़ी सी ठंडक हो जाए। बाकी दिन के टाइम में ऐसा कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं होता कि उसको हम कहा जा सके कि जी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जी सही, समीन नवाज अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहानिया में कार ने सड़क किनारे अंडे फरोख्त करने वाले बच्चे को टक्कर मार दी। 14 साला इमरान मौके पर ही चल बसा और कार सवार मौके से फरार हो गया है। अफसोसनाक ये वाकया जहानिया में, जहां पर कार ने सड़क किनारे अंडे फरोख्त करने वाले एक बच्चे को टक्कर मार दी और तेज़ रफ्तारी 14 साला इमरान की जान ले गई। कार सवार अफराद जो हैं वो फरार हो गए हैं मौके से। पुलिस ने तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। जहानिया में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एहतसाब कोर्ट इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत आज फिर होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में आज नवाज शरीफ का बयान कलमबंद होगा। अदालत ने नवाज शरीफ को 140 सवाल पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम कर रखा है। नवाज शरीफ अदालत में पेश आज अलबत्ता
नहीं होंगे। तो आपको बताएंगे ये तमाम तर सूरत हाल। आखिरी मराहिल में ये केस दाखिल हो चुका है। बात करते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम बताएगा आखिरी मराहिल में ये केस इस वक्त दाखिल हो चुका है, क्या सूरत हाल रहेगी आज? जी बिल्कुल, दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल अपने आखिरी मरहले में है और आज फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उस पर नवाज शरीफ का 342 का बयान कलमबंद किया जाना था, लेकिन हमारे ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज अदालत में पेश नहीं होंगे और उनके वकील की जानिब से उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अब ये देखना है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील की जानिब से जो उनके सवालों के जवाब हैं वो अदालत में जमा कराए जाते हैं या उसके लिए नवाज शरीफ के खुद आने का इंतजार किया जाता है, क्योंकि जो सवालात होते हैं उनके जवाब या यूएसपी की सूरत में या रिटन फॉर्म में अदालत में लाए जाते हैं और अदालत के हवाले कर दिए जाते हैं। उसके बाद अदालती अमला जो है उसको वो लिखकर अदालती रिकॉर्ड पर लाता है, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ के दस्तखत लिए जाते हैं उस पर। दूसरा रेफरेंस जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है उसमें हतमी दलाइल जारी हैं और प्रोसिक्यूटर नैब दो समातों में अपने हतमी दलाइल जारी रखे हुए थे। चूँकि उनके हतमी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे इसलिए आज भी वो अपने हतमी दलाइल जारी रखेंगे। वासिक मलिक हैं नैब प्रोसिक्यूटर, उनके दलाइल जब मुकम्मल होंगे तो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं अकरम कुरैशी, वो भी उन्होंने भी अदालत में ये इस्तदा की थी कि वो भी कुछ देर के लिए अपने दलाइल देंगे। जब अकरम कुरैशी के लिए सफाई जो ख्वाजा हारिस हैं वो दलाइल देंगे, ख्वाजा हारिस के दलाइल देने के बाद अल-अज़ीज़िया रेफरेंस का जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो जाएगा और उस पर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। जबकि दूसरे रेफरेंस में अब मियां नवाज शरीफ का 342 का बयान कलमबंद होना है। उनको 140 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा अदालत की जानिब से दिया जा चुका है। अब तमाम 140 सवालात के जवाबात जब अदालती रिकॉर्ड पर आ जाएंगे उसके बाद अगर दिफा में कुछ पेश नहीं किया जाता मियां नवाज शरीफ की जानिब से तो उसके बाद उस रेफरेंस में भी हतमी दलाइल होंगे और हतमी दलाइल के बाद फ्लैगशिप रेफरेंस पर भी फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब 10 दिसंबर आखिरी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई डेडलाइन है एहतसाब अदालत को और 10 दिसंबर तक इन रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए जज एहतसाब अदालत की जानिब से काफ़ी देर तक ये कार्रवाई भी चलाई जाती है। 6 बजे तक समाअत को भी लेकर जाया जाता है ताकि 10 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसमें दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए एहतशाम। और अब बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की, जिनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ऐसे नहीं कि अवामी हुकूमत कहा जाए, महंगाई उरूज पर है लेकिन हुकूमत अंडों के जरिए मईशत को बेहतर कर रही है। वो डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गरीब इंसानियत आज कर्ब में है, कर्राह रही है, महंगाई के हाथों कर्राह रही है, बेघर हो गए हैं, दरबदर हो गए हैं, बाजार गिर रहे हैं। आबादी तो अभी तक किसी ने देखी नहीं है, अभी तो तबाही तबाही है। तो यही कहता हूँ ना कि 100 दिन में तो वो कहते हैं हम मसरूफ रहे, बस मुर्गा मुर्गी को मिलाते रहे और अंडे पैदा कर। आप एक नापसंदीदा कुव्वत, नाअहल कुव्वत को इख्तिदार पे ले आए और दुनिया पर मुसल्लत। उधर कराची डिफेंस में कार में पुरअसरार धमाका हुआ है। DIG साउथ का कहना है कि खुशकिस्मती से पूरा बम नहीं फट सका। धमाके में 6 मीटर लंबी डेटोनेटिंग कोड इस्तेमाल की गई है। धमाका देसी साख्ता था, तो ये अहम इंफॉर्मेशन अब सामने आ गई है। बात करेंगे इसी पर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताइएगा क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? जी देखिए, जो अलग सुबह ये धमाका हुआ है डिफेंस खयाबान मुजाहिद है, स्ट्रीट नंबर 31। यहाँ पे खाली प्लॉट पे एक गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका हुआ था। तहकीकी इदारे जो है गुज़िश्ता रात से जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अब ये बात सामने आई कि इसके अंदर जो डिवाइस नस्ब की गई थी और जो बम था वो देसी साख्ता बम था और इसका मकसद सिर्फ इलाके में खौफ व हरास फैलाना था। तमाम शवाहिद जो है और जो टुकड़े हैं उसके जो ब्लास्ट के वो तमाम के तमाम जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जमा कर लिए। इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक दारे जो SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह यहाँ मौके पर मौजूद है, मजीद तहकीकात की जा रही है। अतराफ के जो मकानात हैं इनमें जो रिहाइश पजीर अफराद हैं या चौकीदार ड्राइवर, इन सब के बयान भी लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो कई चीजें मिली जिसमें एक वायर मिला है, डेटोनेटर मिला है, इसके अलावा जो ब्लास्ट हुआ था उसके कुछ टुकड़े हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं। खाली प्लॉट है तो यहाँ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, ये मामला आपको बताएंगे। इवेंट का अभी कंफर्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि गाड़ी रात कल जो है वो चोरी हुई है और फिर ये 10 घंटे बाद ही यहाँ से, यानी कि जो चोरी होने का टाइम और इसमें 10 घंटे का स्पैन है। और लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई 10 घंटे में क्या ऐसी वजह बनी है यहाँ पर आई और वहाँ पर CCTV जो जितने लगे हुए हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी ये जल्दी इसको भी हल कर लेंगे मामले को।
तो डीआईजी का क्या कहना था आपने देखा। ये तमाम मामला है जो कि गुज़िश्ता रात पेश आया है। कराची डिफेंस में कार में पुरअसरार ये धमाका पेश आया है। डीआईजी साउथ का कहना है कि खुशकिस्मती से पूरा बम नहीं फट सका। बात करते हैं ज़िले हैदर, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िले हैदर, तहकीकात तो जारी हैं, क्या कहना है इन्हीं शाहिदीन का, अगर वहाँ पर कोई मौजूद हो तो किस तरह से ये तमाम वाक़या पेश आया? ज़िले हैदर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला आपको बताएं गुज़िश्ता रात पेश आया। कराची डिफेंस में कार में पुरअसरार धमाका हुआ, जब डीआईजी साउथ का कहना है कि खुशकिस्मती से पूरा बम नहीं फट सका। अलबत्ता तहकीकात जारी हैं। इसी बात पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब दीवारें तोड़ने से बिजली और गैस सस्ती नहीं होगी। कहती हैं इमरान साहब कंटेनर पर थे तो पीटीवी और पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ी थी, आदत से मजबूर हैं। इमरान साहब का गवर्नर हाउस पंजाब पर हमला जारी है। जो वज़ीर आज़म कट्टों, मुर्गियों और अंडों से मुल्क चलाएंगे उनको मुल्क की तारीख, सकाफत और कौमी विरसे की अहमियत का क्या पता होगा भला। तो ये मामला है। औरंगजेब ने भी, मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब दीवारें तोड़ने से बिजली और गैस सस्ती नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान साहब कंटेनर पर थे तो पीटीवी और पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ी थी, आदत से मजबूर हैं। इमरान साहब का अब गवर्नर हाउस पंजाब पर हमला जारी है। जो वज़ीर आज़म कट्टों, मुर्गियों और अंडों से मुल्क चलाएं उनको मुल्क की तारीख, सकाफत और कौमी विरसे की अहमियत का कुछ मालूम नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और कहा कि वज़ीर आज़म साहब दीवारें तोड़ने से बिजली और गैस सस्ती नहीं होगी। कहती हैं कि इमरान साहब कंटेनर्स पर थे तो पीटीवी और पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ी थीं, आदत से मजबूर हैं इमरान साहब। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब गवर्नर हाउस पंजाब पर हमला कर रहे हैं, जो कि जारी है। जो वज़ीर आज़म कट्टों, मुर्गियों और अंडों से मुल्क चलाने की बात करे उस वज़ीर आज़म को मुल्क की तारीख, सकाफत और कौमी विरसे की अहमियत का क्या अंदाज़ा हो सकता है। तो बताएं कि गवर्नर हाउस लाहौर की मौलूद वाली साइड की दीवारें जो है वो मिसमार की जा रही हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि वहाँ पर जंगले लगाए जाएं ताकि आम आवाम उसे देख सके। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराने का काम जो है वो जारी है। सकाफती विरसा वज़ीर आज़म की ख्वाहिश की नज़र होने लगा है। गवर्नर हाउस की दीवारों से जंगले भी उतारे जाने लगे हैं। मज़ीद अहवाल क्या है, गवर्नर हाउस में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारान यामीन। फ़ारान, बताइएगा अब क्या मामला सामने आ रहे हैं? देखिए, कल से गवर्नर हाउस की दीवार को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरा कैमरामैन एडी दिखाएगा। इस वक्त ये वो हिस्सा है दीवार का जो कि गिराया गया। इसके ऊपर जंगले लगे हुए थे, तकरीबन 8 से 10 फुट का हिस्सा बनता है जिसके ऊपर जंगले उतारे गए थे। अभी तक मजदूर आए नहीं है, जिसके बाद मज़ीद काम शुरू किया जाएगा। ताहम ऐसा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फुटेज में कि यहाँ से गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का काम शुरू हो गया। अब मसला ये है कि गवर्नर हाउस की दीवारें जो गिराई जा रही है, दो जो एक्ट हैं, जो दो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, जिसमें एक स्पेशल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1985 और जो एंटीक एक्ट 1975 है, उन दोनों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसके मुताबिक कौमी विरसा है, तारीखी विरसा है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता है। यही वो दोनों कवानीन है जिसके तहत जो मेट्रो ट्रेन था उसके ऊपर स्टे लिया गया था और चुबुर्जी के ऊपर और उसको रोके रखा था इन्हीं एक्ट के तहत। अब इन्हीं एक्ट की खुद इमरान खान खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब देखने के कानून किस तरह हरकत में आता है। आपने ये जो मिसाल दी है मेट्रो बस वाली और ऑरेंज ट्रेन वाली, इस वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो बड़ा वावेला किया गया था और ये बात सामने आई थी कि जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की वो कौमी विरसे को तबाह कर रही है। अब उसी राह पर गामजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो हुकाम की जानिब से क्या बयानिया आया है सामने? देखिए, उनकी जानिब से कहा जा रहा है जो गवर्नर हाउस है उसको यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पैदा होता है, ये जो तावीलात गढ़ रही है हुकूमत, अगर इसको यूनिवर्सिटी बनाना है या इसको म्यूजियम बनाना है तो दीवार या जंगला तो यकीनी तौर पर लगाया जाएगा। आप इतनी मजबूत दीवार को जिसके ऊपर कौम का करोड़ों रुपया लगा हुआ है उससे गिरा रहे हैं, उसकी जगह पर जंगला लगाएंगे तो एक तरफ तब्दीली सरकार कहती है हम बचत करना चाह रहे हैं, भैंसे बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस दीवार को गिराया जा रहा है जिसकी वजह से जो
करोड़ों रुपए है जो आवाम के पैसों का टैक्सेस का इस गवर्नर हाउस के ऊपर लगाया गया, उसका नुकसान होगा। दूसरा जो मैंने एक्ट बताए, जो कवानीन बताए, उनकी भी खिलाफ वर्जी होगी। अगर इस एक्ट के ऊपर अमल दरामद किया गया और किसी ने दरख्वास्त दी तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर FIR भी हो जाती है। ये तो एक एक्ट है और एक ऑर्डिनेंस है। जो एक्ट होता है वो गवर्नर पास करता है, जो ऑर्डिनेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है एक सदर मुमलिकत को, उसके बाद वो पास होता है। तो सूबाई सतह पर भी, कौमी सतह पर भी ये यकीनी बनाया गया था कि जितना भी कौमी विरसा है, सकाफती विरसा है, आर्किटेक्चर है, उसको महफूज बनाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि किसी ने तब्दीली सरकार को नहीं बताया कि ये कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इन कवानीन के तहत आपने बहुत ज़्यादा अरसा मेट्रो ट्रेन रोक के रखा है, क्योंकि चुबुर्जी की जो पिलर थे मेट्रो के बिल्कुल करीब जा रहे थे और मौके इख्तियार किया गया था। इसकी वजह से कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब जानबूझकर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये यहाँ पर जो अमल दरामद किया जा रहा है, दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। अब अवामी मफाद के अंदर अगर गवर्नर हाउस को किसी ने इस्तेमाल करना है तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा बता दूं कि कुछ अर्सा कबल कराची में चाइना कौंसलेट है उसके ऊपर अटैक हुआ है और उसके बाद सिक्योरिटी की हालत आपके सामने। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2011-13 में पढ़ा था, उस वक्त जंगला लगाया हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ दीवारें बनाई गई थी। अब हैरानगी की बात हो रही है कि वो तमाम चीजें जब यहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा, जब यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तो क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पैदा नहीं होंगे? तो उसके बावजूद भी हालात को भी मद्देनजर रखते हुए ये अजीब सा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, जिससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है जो गवर्नमेंट है उसकी सिर्फ दुरुस्त नहीं है, माशी पॉलिसी नहीं है। लोगों को गैस बिजली की कीमतों में इजाफा करके लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, उसे इस किस्म के इक़दाम से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। सही, बहुत शुक्रिया फरहान जामीन, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया है। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन SMS को अब 26 साल हो चुके हैं। दुनिया का पहला SMS 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था, जिसमें क्रिसमस टैग किया गया था। तमाम तर सहूलतों के बावजूद SMS की अहमियत आज भी बरकरार है। SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसका आगाज हुए आज 26 वर्ष बीत गए। दुनिया का पहला SMS बरतानिया की एक टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम नील पापोर्ट ने अपनी कंपनी के डायरेक्टर रिचर्ड विराज को इरसाल किया था। यह मैसेज कंप्यूटर के जरिए टाइप किया गया था, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन में कीबोर्ड की सहूलत नहीं थी। सही मानों में SMS की सर्विस 1994 में उस वक्त मुतारिफ हुई जब नोकिया ने अपना मोबाइल फोन 2010 फरोख्त के लिए पेश किया, जिसमें कीबोर्ड की सहूलत शामिल की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में सिर्फ एक रोज में 18.7 अरब तहरीरी पैगामात भेजे जाते हैं। SMS या मुख्तसर पैगामात का नौजवान लड़के लड़कियों के ताल्लुकात में बहुत अमल दखल बढ़ गया है। जहां अहदो पैमान से भरपूर पैगामात का तबादला होता है, वहीं दिल चिकन और जज्बात को मजरू करने वाले पैगामात बाहमी ताल्लुकात को खराब करने का बायस भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। फायरिंग से हलाक शख्स की मोहम्मद करीम के नाम से शनाख्त की गई है। तो ये वाक़या पेश आया है कराची का इलाका है रिजविया सोसाइटी, जहाँ पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। फायरिंग से हलाक शख्स की मोहम्मद करीम के नाम से शनाख्त हुई है। तहकीकात जारी हैं और ये मामला क्या है, वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस जो है वो तहकीक कर रही है। कराची का ये इलाका है रिजविया सोसाइटी, जहाँ पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। फायरिंग से हलाक शख्स की मोहम्मद करीम के नाम से शनाख्त हुई है और ये मामला कराची में पेश आया। फायरिंग का वाक़या है और अभी तक इब्तदाई तहकीकात भी जारी हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोह पैमाई ना सिर्फ सेहतमंदाना मशगला है, बल्कि इससे सैर व सयाहत परवान चढ़ती है। जी बिल्कुल, और इससे जो है जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। मजीद बात करते हैं गौहर महसूस है, गौहर बताएगा कोह पैमाई के हवाले से। हम सैदपुर विलेज इस्लामाबाद के जो बैक साइड मारगला पहाड़ी है, वहाँ पर जो क्लाइंबिंग का रॉक क्लाइंबिंग का एक कैंप लगा हुआ है, उसी का हिस्सा बनकर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। यकीनन सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक एडवेंचर है, थ्रिल है। हम दोनों इस वक्त पहाड़ी के दरमियान में खड़े हैं। उनसे पूछते हैं, सर बताइए कैसी चीज़ है ये क्लाइंबिंग? सुनने और देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देंगे क्लाइंबिंग के हवाले से? क्लाइंबिंग के हवाले से मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, लोग इसको समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है,
ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें पूरे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। जितना इसको आप दिमाग पे सवार नहीं करेंगे उतना आपका जो है वो इजीली हो जाएगी। तो ये कोई भी ख़तरनाक नहीं है और आप मेंटली भी इसमें और फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं इससे। जी बिल्कुल, जो क्वा पे माँ हैं वो कहते हैं कि ये नर्व्स का गेम है, नफ्सियात की खेल है। अगर आप दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इस चीज़ के हवाले से तैयार हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो कोई उसमें मुश्किल नहीं है। जबकि इस हवाले से आपको बता दूं, ये पहाड़ी मेरा कैमरामैन अरसलान इस वक्त दिखा सकता है, बहुत हाइट पे है। मुल्क में अगर इस चीज़ को गेम का हिस्सा या गेम के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जाए तो मुल्क में माशियत, सेहतमंद माशरे को फ़रोग़ दिया जा सकता है।